एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए जय भीम नाम की एक तमिल फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इस फिल्म की IMDb रेटिंग 9.6 है आउट ऑफ 10। ये फिल्म 2 नवंबर 2021 को रिलीज़ हुई है और इस फिल्म को 97% लोगों ने लाइक किया है। इसके बाद आपको इस फिल्म की प्रसिद्धि का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, क्योंकि इसे ऑडियंस द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जैसे कि हमने मेंशन किया कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म जस्टिस के चंद्रू के जीवन पर बनाई गई है, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में जज थे। उनके बारे में खास बात ये थी कि उन्होंने 96,000 केसेस लड़े थे अपने छोटे से टाइम स्पैन में। और उसके अलावा ये भी कि उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा अपॉइंट किया गया था। इस कहानी की शुरुआत साल 1995 से होती है, जहाँ पर पुलिस लोगों पर झूठे आरोप लगा रही है। यानी कि सच्चे गुनहगारों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों पर इस बात का आरोप लगा देती थी। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है एक आम इंसान राजा कन्नू और उसकी बीवी सिंघनी पे। दोनों ही पेशे से सपेरे हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने काम से राजा कन्नू और सिंघनी को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, इसीलिए वो लोग भट्टी में ईंटें बनाने का भी काम करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे लोग जो दूसरों के घर बनाने के लिए ईंटें बनाते हैं, उनके पास खुद का कोई घर नहीं है। राजा कन्नू अपनी पत्नी सिंघनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एक रात वो अपनी पत्नी से ये वादा करता है कि उसके मरने से पहले वो उसके लिए एक पक्का घर बनाएगा। अगली सुबह जैसे ही सरपंच की पत्नी अपनी तिजोरी में से गहने निकाल रही होती है, वो देखती है कि तिजोरी के पास एक सांप है। उस सांप को पकड़ने के लिए राजा कन्नू को बुलाया जाता है। राजा कन्नू जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि तिजोरी खुली है, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार इंसान है। उसका पूरा का पूरा ध्यान सांप को पकड़ने में था। बड़ी ही मेहनत के बाद वो सांप को पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय सब लोग उसे एक अछूत की तरह ट्रीट करते हैं। जहाँ राजा कन्नू और सिंघनी के गांव में ऐसे लोग हैं जो उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक मैडम भी हैं जो उनके गांव में नाइट स्कूल चलाती हैं। उसी रात राजा कन्नू को इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी सिंघनी पेट से है और इसी बात से खुश होकर वो घर से काम के लिए निकल जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो ईंटों की भट्टी में दिन रात काम करेगा, लेकिन उसे एक बेहतर जीवन देगा। गांव वाले और उसके दोस्त उसे बार बार ये कहते हैं कि सिंघनी माँ बनने वाली है तो क्या हुआ, लेकिन उसे भी उसके साथ काम पर जाना चाहिए। राजा कन्नू भले ही गरीब था, लेकिन वो सिंघनी को एक रानी जैसे रखना चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि सिंघनी पेट से है और इसीलिए वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। राजा कन्नू उस रोज सिंघनी को वहीं पर छोड़कर खुद काम के लिए निकल जाता है। उसी के कुछ दिनों बाद सरपंच और उसकी पत्नी को ये पता चलता है कि उनकी तिजोरी को किसी ने लूट लिया है। पुलिस वाले जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं और छानबीन करते हैं, वो उनसे इस बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर कौन लोग आए थे। सरपंच और उसकी पत्नी का शक सीधा सीधा राजा कन्नू पे जाता है और किसी भी और इंसान पर शक करने के बजाय वो उन्हें सीधा राजा कन्नू का नाम बताते हैं। सब लोग राजा कन्नू को ढूंढने के लिए उसके गाँव की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि राजा कन्नू वहाँ पर नहीं है और वो काम के लिए वहाँ से निकल गया है, इसीलिए पुलिस वाले आधी रात को आकर सिंघनी को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। उस रोज़ ना सिर्फ वो सिंघनी को गिरफ्तार करते हैं, बल्कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है चेन्नई हाई कोर्ट पर, जहाँ पर वकील चंद्रू अपने कुछ दोस्तों के साथ हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पुलिस वाले लोगों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। चंद्रू ही सारे वकीलों को लेकर हड़ताल के लिए बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि उनकी इस हड़ताल की वजह से गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है, वो खुद ही अकेले जाकर हड़ताल को तोड़ देते हैं। चंद्रू एक सोशल वर्कर के थ्रू एक बूढ़े इंसान के लिए केस लड़ते हैं। ये इंसान भी एक ऐसी ही घटना का मारा था कि उसके बेटे को पुलिस वालों ने किसी झूठे केस में अरेस्ट कर लिया था। चंद्रू इस बात की पूरी तरह से जांच करते हैं और उनके बेटे के साथ साथ ऐसे बहुत से लोगों के केस की इंक्वायरी स्टार्ट करवाते हैं जिन्हें पुलिस वालों ने झूठे केसेस में अरेस्ट किया था। जिस सोशल वर्कर ने उस इंसान का केस लड़वाया था, उसी सोशल वर्कर के थ्रू सिंघनी भी चंद्रू के पास आती है। सिंघनी चंद्रू को हर एक बात बताती है कि किस तरह से पुलिस उसे प्रेगनेंसी की हालत में घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गई और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पुलिस वाले उसे बहुत बुरी तरह से मारते रहे क्योंकि वो उसके पति को ढूंढ नहीं पाए। असल में चंद्रू भट्टी पर काम करने ज़रूर गया था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी और वो कुछ दिनों के लिए घर वापस आना चाहता था। भट्टी के मालिक ने राजा कन्नू को छुट्टी देने से इनकार कर दिया, इसीलिए राजा कन्नू बिना किसी को बताए अपनी बीवी सिंघनी से मिलने के लिए निकल गया। उस दिन के बाद से राजा कन्नू का कुछ पता नहीं है और पुलिस वाले उसके रिश्तेदारों को और राजा कन्नू की बहन को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं।
राजा कन्नू के दोस्तों के साथ साथ उसके भाई और उसके बहन को भी पकड़ के बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। जब उन लोगों ने पुलिस वालों से ये विनती की कि एटलीस्ट औरतों को वहाँ से भेज दिया जाए, तो पुलिस वालों ने उसकी बहन को वहाँ पर सबके सामने नंगा कर दिया। आगे बताते हुए सिंघनी कहती है कि राजा कन्नू की बहन के साथ जब ऐसा किया गया तो उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उसे डॉक्टरों ने किसी तरह से बचा तो लिया, लेकिन अब वो एक जिंदा लाश की तरह है। कुछ दिनों के बाद राजा कन्नू जब गांव पहुंचता है तो अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को मिलने से पहले ही सरपंच के लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। चोरी के इल्ज़ाम को मानने के लिए उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि सरपंच के साथ साथ पुलिस वालों पर पॉलिटिशियंस का भी दबाव है। ये केस धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है और पुलिस वालों के हाथ कोई और सबूत नहीं है, इसीलिए वो राजा कन्नू के ही पीछे पड़े रहते हैं। सिंघनी चंद्रू को बताती है कि राजा कन्नू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसे रोज़ रोज़ इतना बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था कि उससे खाना तक नहीं खाया जाता था। लेकिन एक रोज़ सिंघनी जब खाना लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसे पुलिस वालों से इस बात का पता चला कि उसका पति अपने दोनों दोस्तों के साथ जेल से फरार हो चुका है। सब लोगों ने उनकी इस कहानी पर भरोसा कर लिया था, क्योंकि उनके पास आई विटनेस थे। चंद्रू उस केस को बहुत ही अच्छे से स्टडी करता है और वो कोर्ट में ये साबित कर देता है कि पुलिस वालों के द्वारा गढ़ी हुई ये स्टोरी पूरी तरह से झूठ थी। पुलिस वालों पर जैसे ही दबाव बढ़ने लगता है, वो भी सिंघनी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और उसे इस बात के लिए राज़ी करने लगते हैं कि वो अपना केस वापस ले ले। लेकिन सिंघनी एक निडर औरत है, वो अपने पति को ढूंढना चाहती है, इसीलिए वो पुलिस की किसी भी धमकी में या बहकावे में नहीं आती। पुलिस वालों के पास अब इकलौता ऐसा विटनेस रह गया था जो कि ये प्रूव कर सकता था कि राजा कन्नू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग गया था। ये विटनेस एक राइस मिल का ओनर था, जहाँ पर राजा कन्नू का दोस्त काम किया करता था। उस राइस मिल के ओनर का ये कहना था कि जिस रात राजा कन्नू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से फरार हुआ था, उसी रात उसे एक कॉल आई थी। उस कॉल में राजा कन्नू के दोस्त ने उसे ये कहा कि वो सही से है और ये इन्फॉर्मेशन उसे उसके घर वालों को देनी होगी। चंद्रू कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि ये कॉल पुलिस वालों की प्रेजेंस में ही करवाई गई थी, यानी कि पुलिस वालों ने ही राजा कन्नू के दोस्तों से ये कॉल करवाई थी। जब चंद्रू कोर्ट में ये बात प्रूव कर देते हैं कि पुलिस वालों के सारे गवाह और सारे सबूत झूठे थे, तो वो इस केस की वापस से जांच करने की डिमांड करते हैं। कोर्ट इस केस के लिए आईजी पेरुमल स्वामी को चुनता है। आईजी पेरुमल स्वामी एक ऐसे ऑफिसर थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे। चंद्रू और आईजी इस केस की पूरी तरह से दोबारा जांच करते हैं। इसी जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि राजा कन्नू की तो बहुत दिनों पहले ही मौत हो गई है। बहुत दिन पहले उसकी लाश को एक सड़क के किनारे पाया गया था और क्योंकि उसकी लाश को ढूंढने कोई भी नहीं आया, इसलिए कुछ दिनों बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस डॉक्टर ने राजा कन्नू की लाश का पोस्टमार्टम किया था, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि राजा कन्नू को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसकी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि किसी ने उसकी छाती पर बहुत ज़ोर से वार किया था, जिसकी वजह से उसकी रिब्स उसके दिल में घुस गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद राजा कन्नू के दोनों दोस्तों को भी ढूंढ लिया जाता है, जिन्हें कि अलग अलग जेलों में छुपा कर रखा गया था ताकि वो किसी की नज़र में ना आ पाए। असल में राजा कन्नू और उसके दोस्त जेल से कभी भागे ही नहीं थे। राजा कन्नू को पुलिस ऑफिसर्स द्वारा इतना टॉर्चर किया गया था कि राजा कन्नू की वहीं पर मौत हो गई और किसी को भी इस बारे में पता ना चले, इसीलिए एक झूठी कहानी गढ़ी गई और राजा कन्नू की लाश को एक दूसरे बॉर्डर के उस तरफ फेंक दिया गया। बॉर्डर के उस तरफ के पुलिस वालों को जब वो लाश मिली तो उन्होंने उसे ढूंढने के बजाय जला दिया, और ताकि राजा कन्नू के दोस्तों को कोई भी ढूंढ ना सके, इसीलिए उन पर झूठे केस लगाकर उन्हें ऐसी जेल में रखा गया जो उनके टेरिटरी के बाहर थी। चंद्र और आईजी पेरुमल स्वामी इस बात का भी पता लगाते हैं कि राजा कन्नू का उस चोरी से कोई भी लेना देना नहीं था। असल में वो चोरी उसी गांव के कुछ लोगों ने की थी और इस बारे में पुलिस को भी पता था, लेकिन पुलिस वालों का मुंह पैसों से बंद करवा दिया गया था और इसीलिए वो लोग चाहते थे कि इसका पूरा ब्लेम राजा कन्नू और उसके दोस्तों पर चला जाए। इसी के साथ सिंघनी को इंसाफ मिल जाता है और साथ ही उसे मुआवजे की एक रकम भी मिलती है, जिससे उसके लिए एक पक्का घर बनाया जाता है। इसके बाद सिंघनी अपने बच्चे के साथ अपना जीवन बिताने लगती है और चंद्रू भी अपने करियर में बहुत से केसेस लड़ते हैं। हो सकता है कि ये कहानी आपको सुनने में थोड़ी सी साधारण लगी हो, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा खास लगने वाली है। अगर आपने ये फिल्म देखी है या हमारी कहानी सुनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कोई कास्ट से रिलेटेड कमेंट्स तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। थैंक यू सो वेरी मच।